नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, और हमारे आपके लिए हो सकता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी अहमियत नहीं समझ में आती हो, लेकिन जब से ये बात पता लगी है कि इस देश का इलेक्शन कमीशन अब वोट की चोरी कर रहा है, तब से मैं बहुत असहज हूँ। और फिर लगा कि ज़रा देखा जाए, इस देश का लोकतंत्र जो 1947 में आज़ादी मिली, 50 में हमें संविधान मिला, इतने दिन तक तो चल ही रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है वो लोकतंत्र नहीं है। इसमें लोकतंत्र गर्त में नहीं जा रहा है, अब वो लोकतंत्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह के से बिहेव कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा है। कल अगर आरोप लगाए गए हैं तो आज उसने तमाम अपनी वेबसाइट्स बंद कर दी हैं। यूपी की वेबसाइट बंद, बिहार की बंद, सब जगह की बंद कर दी हैं। ये चोरी किससे? इलेक्शन कमीशन एक जरिया है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है इस लोकतंत्र को ठीक से चलाने का। किससे चोरी? और मैं एक बार थोड़ा आप लोगों से इसलिए बातचीत करना चाह रहा हूं कि शायद कभी कभी हमें अपनी अहमियत नहीं समझ में आती है कि ये लोकतंत्र हमारे लिए कितना अहम है। मैं थोड़ा लार्जर पिक्चर में आपसे समझाना चाहूंगा कि दुनिया के सारे देशों में इस लोकतंत्र की अहमियत और भारत के लोकतंत्र की तरफ आज दुनिया का लोकतंत्र देख रहा है। अगर भारत का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो ये मान लीजिए कि इस विश्व में, इस धरती पे लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और ये मैं आपके साथ कुछ इस दृष्टि से चाहूँगा कि आप देखें, दुनिया के पटल पे 1945 में जब दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो वो एक टर्निंग पॉइंट है दुनिया के लिए। 1945 के बाद बहुत सी कॉलोनीज, बहुत से फ्री हुए, आज़ादी मिली। 1945 से 1950 के पीरियड में 12 देशों को आज़ादी मिली थी, और 1945 से 1989 का पीरियड है, 89 तक 100 के 20 देश हैं जो इंडिपेंडेंट हुए। और एक फिगर आपको छोटी सी इसलिए बता दूं, 1945 में यूनाइटेड नेशन जो था, संयुक्त राष्ट्र, उसके 35 सदस्य थे। आज उसके 193 सदस्य हैं, 193। और जानकारी के लिए और बता दूं, 1970 में उसके 170 सदस्य थे। तो 35 से 45 में ये शुरू, मतलब यूएन के सदस्य 70 आते आते अगले 25 साल में 170 सदस्य हो गए थे। करीब 125 से ऊपर देशों को आज़ादी मिली थी और वो अपने खुद मुख्तार हुए थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं उसके 2-3 टेबल के साथ आपको करूंगा। पहला देख लीजिए, जो 45 से 90 के बीच में कौन कौन से देश आज़ाद हुए और उनके लोकतंत्र की आज क्या स्थिति है, ये भी जरा हम लोग। लोकतंत्र, मैं सरकार बनाऊंगा, मेरी सरकार होगी, मेरा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, काम नहीं करेगा तो अगली बार उसको हटा दूंगा, और वो मैं कैसे ये देश चलाना चाहता हूं, एक आम नागरिक, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। तो अब चलिए ये एक साथ में टेबल देखते रहिए और मैं उसको बताता चलूंगा आपको। वियतनाम 2 सितंबर 1945 को आजाद हुआ। वियतनाम की पॉपुलेशन 10 करोड़ से ऊपर। आज वियतनाम कहां है? वन पार्टी कम्युनिस्ट रूल। हमारे जैसा लोकतंत्र नहीं है, हमारे जैसा जो है वो नहीं है। एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, पीरियड। इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को आजाद हुआ। 28 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन, लिमिटेड डेमोक्रेसी, पूरी डेमोक्रेसी वहां पे नहीं। फिलीपींस 4 जुलाई 1946, 11.5 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन। मार्कोस याद है ना? याद है मार्शल लॉ, मार्कोस, कितना पैसा, लंबा 30-35 साल का पीरियड, उससे जूझा था। भारत की बात लास्ट में करें, मुझे लगता है भारत लिख दे रहे हैं। 15 अगस्त 1947, 145 करोड़ का देश, लास्ट में बात इसलिए करेंगे। पाकिस्तान 14 अगस्त, जिन्ना ने कहा कि ये भाई ये तो इस्लामिक उसके हिसाब से चलेगा, एक बहुत उस मतलब धूमधाम से मनाया उस देश को।
14 अगस्त 1947, 25 करोड़ से ऊपर की आज आबादी, देश के 2 टुकड़े हो चुके हैं और देश ने कभी भी 5, 7, 10 साल का लोकतंत्र देखा ही नहीं है। ये मार्शल लॉ, वो मार्शल लॉ, तो कभी जनरल अयूब, तो कभी टिक्का खान, तो कभी यहिया खान, तो कभी परवेज मुशर्रफ, मतलब जो उसकी गति है वो उसको क्या बोले। पाकिस्तान किस तरह से एक अच्छे देश को उसके हुक्मरान और लोकतंत्र न मानने की वजह से उसको बर्बाद किया जाता है, टेररिस्ट स्टेट बनाया जाता है जहां पे सारे अवैध काम होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दुनिया में, मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अब आ जाइए बर्मा। 4 जनवरी 1948 म्यांमार हो गया। आंग सान सुई, मैं उसको, बर्मा में क्या हुआ मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ चीजें इसलिए नहीं क्योंकि ये आपको पता है बर्मा की हालत, किस तरह की तानाशाही वहां थी। पुराना नाम सिलोन, नया नाम श्रीलंका। 4 फरवरी 1948 श्रीलंका की जो गत है वो हमने आपने देखी, किस तरह से तख्ता पलट हो रहे हैं, किस तरह से क्या हो रहे हैं, उनके लोकतंत्र को हमने आपने खूब देखा है। उसकी भेंट, क्योंकि हम पड़ोसी है, हमें उनके यहाँ जाना पड़ा। हमारे एक प्रधानमंत्री ने शहादत करके, अपनी जान देके उनके लोकतंत्र के लिए हमारे प्रधानमंत्री की भी जान गई थी। इजराइल, 14 मई 1948। इजराइल क्या स्टेट है आपको पता है? गाजा में जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है, वो अगर डेमोक्रेसी करा रही है तो उनकी डेमोक्रेसी भी सोच लीजिए। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया इंटरेस्टिंग। 15 अगस्त 1948, करीब 5 करोड़ से कुछ ऊपर की पॉपुलेशन, आज बहुत प्रोग्रेसिव, मतलब बड़ा तेजी से प्रगति करता हुआ देश। कोरियन वॉर 50 से 53, रीज रूल, अथॉरिटेरियनिज्म का आपको याद है ना, 1960 तक। फिर जनरल पार्क चुंग ही 1979 तक, जनरल चुन 1987 तक। ये लगातार करीब 40 साल से ज़्यादा आज़ाद होने के 40 साल तक, कभी ये जनरल कभी वो जनरल, ये उनके लोकतंत्र की हालत है। हमारे यहाँ लोकतंत्र पहले दिन से आज तक जिंदा है। नॉर्थ कोरिया, 9 सितंबर 1948, 2 करोड़ 65 लाख की पॉपुलेशन, किंग किम क्या रूल, वहां पे भी डेमोक्रेसी है, वहां पे भी वोट पड़ते हैं, वहां पे भी इलेक्शन होता है। लेकिन शायद हमारे इलेक्शन कमीशन ने उसी मॉडल को चूज किया। उनको बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया का इलेक्शन मॉडल चूज करके आप यहां पे इंप्लीमेंट कीजिए। ऐसा मेरे हिसाब से सबसे क्लोजेस्ट वही है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, 1 अक्टूबर 1949, 141 करोड़ की पॉपुलेशन। क्या डेमोक्रेसी है? 1 पार्टी रूल, कोई बात नहीं कह सकता है, सब चुप, मुंह पे ताला। लाओस की भी बात कर लें, क्योंकि लाओस जो है वो 12वां देश था। वो 1949 में उसको सेमी अथॉरिटी मिली, फ्रांस के कब्जे से निकला। 1953 में वो पूरी तरह से आज़ाद हुआ। लाओस की हालत याद ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उनकी थी। सिविल वॉर चली 1950 से 1960 तक। और एक चीज़ आपको सुन के आश्चर्य होगा, क्योंकि ये इतिहास में है, वियतनाम वॉर के समय वो बैटल ग्राउंड था USA का। इतने बम गिराए, जो फिगर है वो है 2.7 मिलियन टन बम गिराए थे अमेरिका ने वहां पे, और मतलब ऑन ईस्टर्न लॉस। और ऐसा माना जाता है कि लॉस जो है मोस्ट हेविली बॉम्ब कंट्री पर कैपिटा मतलब इतने बम मारे हैं वहां पे। और आज उनके यहां जो सबसे बड़ी समस्या है एक्सप्लोडेड बम, जो बम फूटे नहीं हैं, वो उस देश के लिए आज एक चैलेंज है। और वहां पे भी 1975 से LPRP, लॉ पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी, एक सोल लीगल पार्टी है, कम्युनिस्ट रूल है। ये मैंने उन 12 देशों की बात बताई जो 1945 से 1950 के बीच हुआ। अब भारत की बात कर लें। पहले दिन से सबको मताधिकार का अधिकार। हम कह सकते हैं कि भाई
इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी गलत लगाई, बोफोर्स में लूट हुई, ये सब हम कह सकते थे। लेकिन आज की तारीख में नोटबंदी गलत हुई, ये कहने से गलती है, आप ये नहीं कह सकते हैं। और इसको करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड, चोरी भाजपा के नेतृत्व में किया जा रहा है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन अब वोट चोरी का काम कर रहा है, वो राहुल गांधी के किसी आक्षेप पे नहीं कह रहा है कि ये गलत है, किसी चीज को नहीं कह रहा है। मैं एक छोटी सी फिगर आपको और बता दूं, क्योंकि वो फिगर इसलिए समझना जरूरी है। दुनिया के जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, ये एक इंटरनेशनल साइट है स्टैटिस्टा, ये उससे उतारा है, मैं आपके सामने लगा दे रहा हूं। इसमें 10-15 देश हैं, मैं शुरू के 4-5 देश पढ़ूंगा। दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत, वहां पे मैं 145 करोड़ बोल रहा था, यहां पे वो क्योंकि कभी कहीं 2024 की फिगर है, कहीं 2025 की, तो वो इतना फर्क हो सकता है। 143 करोड़ दिखा रहा है इसमें भारत, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबको वोट देने का अधिकार। इंस्टीट्यूशन मैनिपुलेशन कर रहा है वो अलग बात है, चोरी कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन मेरा अधिकार है जिसको मेरे देश का जो इंस्टीट्यूशन है उसको चोरी कर रहा है। पहले दिन जिस दिन देश आजाद हुआ, सारे गरीब, अमीर, काला, गोरा, स्त्री, पुरुष, ऊंचा, लंबा, पहाड़ का, समुद्र का, रेगिस्तान, जहां के लोग हैं सबको समान मताधिकार का वो। नंबर 2 पे यूएसए, 1965 में सबको मताधिकार का मिला, उससे पहले नहीं था। इनकम, लिटरेसी, ये सब था। हमसे बाद में अमेरिका को 300 साल पुरानी डेमोक्रेसी बोलते हैं, लेकिन मताधिकार का अधिकार सबको नहीं दिया था। इंडोनेशिया, तीसरी कंट्री, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उस लिस्ट से चल रहा हूं। 27 करोड़ की कंट्री, सुहर्तो थे ना 1967 से 1998 तक, 33 वर्षों तक मार्शल लॉ लगा हुआ था वहां, ये कंट्री थी। भारत का लोकतंत्र की मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने लोकतंत्र को समझिए, महत्व समझिए, कैसे मिला है, किसकी किसकी कुर्बानी है, किसने किसने इसमें योगदान दिया है। ब्राजील, तीसरा देश, 21 करोड़ का, 1988 में यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स मिले थे, उससे पहले नहीं थे। जापान 5वें नंबर का करके खत्म करेंगे, 12 करोड़, 1947 में वोटिंग राइट सबको मिले। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका का जिस तरह की ग्रिप थी, आज भी अमेरिकन फोर्सेस जापान में है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इट वॉज अ टोटल कंट्रोल बाय अमेरिकन। ये मैंने इसलिए आपसे कहा कि थोड़ा अपने हमें जो मिला है उसकी अहमियत क्या है, ये जरा सोचिए। और मैं लास्ट की एक आपको फिगर और जल्दी से इसलिए रन अप कर दे रहा हूं, ये डेमोक्रेसी के हिसाब से था, ये आबादी के हिसाब से है। आबादी के हिसाब से अगर आप देखिए तो इंडिया पहले दिन से, चाइना लोकतंत्र है नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स लोकतंत्र है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रशिया, इथियोपिया। इंडोनेशिया की कहानी, अरे नाइजीरिया की कहानी सुन, इंडोनेशिया की मैंने आपको बता दी है, पाकिस्तान का रिपीट नहीं करूंगा। अक्टूबर 1960 में आजाद हुआ, मिलिट्री रूल 66 से 79, 1983 से 1999, ये इथियोपिया की कहानी है, ये नाइजीरिया की कहानी, माफ करिएगा। इथियोपिया में क्या है, एथनिक फेडरलिज्म है, एक अथॉरिटेरियन सरकार है, वही चलाती है। अब जो मुख्य बात है जिसमें मुझे लगा था कि भारत ने केवल आज़ादी ही नहीं हासिल की है, भारत ने अपने लोकतंत्र को पिछले 75 साल में इतने अच्छे आए, बुरे आए, बेईमान आए, भ्रष्ट आए, अनपढ़ आए, झूठे आए, लेकिन भारत का लोकतंत्र बचा हुआ है। और एक ध्यान रखिएगा कि भारत का लोकतंत्र क्यों बचा हुआ है, उसके 2-3 चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले इस देश के नागरिक, उसके बाद 2 लोगों का मैं जबरदस्त कंट्रीब्यूशन मानता हूँ। पहला महात्मा गांधी। आप कहेंगे कि महात्मा गांधी तो मर गए थे 48 में। महात्मा गांधी ने 1915 में जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए तो 1915 से 1947 तक इस देश के जनमानस को तैयार किया था कि लोकतंत्र को कैसे संभाला जाता है। बाकी देश नहीं संभाल पाए थे लोकतंत्र, हमारे बाद जो भी जिसको लोकतंत्र मिला नहीं संभाल पाए हैं। कहीं मार्शल लॉ, कहीं कुछ तख्ता पलट, कहीं कुछ। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ है क्योंकि गांधी ने
32, 33, 34 साल इस देश के मानस को तैयार किया कि लोकतंत्र, उन्होंने आजादी चेंज ऑफ उसकी नहीं थी, व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करते थे गांधी। और इसलिए इंपॉर्टेंट हमारा और आपका समझना है, जब गांधी एक वायलेंट मीन से अगर कोई मूवमेंट चल रहा है, अगर चौरी चौरा में हुआ था और अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो गांधी का यह मानना था कि अभी ये जन तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अंग्रेज हट गए और ये आ गए तो हथियार से आप किसी भी उस रिजीम के सामने हथियार से नहीं जीत सकते हैं। ये हमने बगल में देखा है। पाकिस्तान में आज जब बंदूक बोलती है तो आम आदमी की क्या आवाज है। गांधी ने इस मानस को तैयार किया और उसकी वजह से आज भी हमारी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। दूसरा आदमी नेहरू, जितना डेमोक्रेसी को इस देश में लोकतंत्र की जड़ें जमाने में, उसमें देश आजाद हो गया, लेकिन जो पौधा लगा था उसकी जड़ों को मजबूत करने में जो नेहरू का कंट्रीब्यूशन है वो शायद कभी कहा नहीं जाता है या चर्चा नहीं होती है। विपक्ष को स्पेस देना है, लोहिया को बोलने देना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बोलने देना है, डॉक्टर अंबेडकर को बोलने देना है। ये दुश्मन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने देना है। विपक्ष का स्पेस होता है लोकतंत्र में, वो स्पेस देना है। उनको बोलने दीजिए, उनसे संवाद रखिए। आज की तरह नहीं कि देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही। और ये देश का ये जो इस समय इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो हमारे लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया है। ये उसकी तरफ कदम बढ़े नहीं, बढ़ चुके हैं, और उस कदम को वापस खींच के लाने की हमारी आपकी जरूरत है। एक आखिरी बात कह के खत्म करूंगा। ध्यान रखिएगा, आज अमेरिका की दादागिरी, चीन की दादागिरी, रूस की दादागिरी सुबह से शाम तक सुने। हम क्या करें? बड़ी इकॉनमी, छोटी इकॉनमी की बात कर रहे हैं हमारे जयशंकर जी। याद रखिएगा, 1947 में देश आजाद हुआ था, हम तो कुछ नहीं थे। एक ऐसा देश जहां 2 जून खाने की रोटी नहीं थी, जहां हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कहा जाता है कि सुई तक बाहर से विदेश से आती थी, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। उस देश को अपने पैर पे खड़ा किया इस लोकतंत्र ने। और जब इस अपने पैर पे खड़ा ही नहीं किया, 1961 में जब नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना की, तो दुनिया की सबसे बड़ी 2 सुपर पावर रूस और अमेरिका के आंख में आंख डाल के कहा कि नहीं, हम तुम्हारे किसी के पिट्ठू नहीं बनेंगे। हमारा एक वो है। और उसमें यह भी याद रखिएगा कि उन 12 देशों में जो 1945 से 50 के बीच में आजाद हुए थे, उसमें से 4 देश 1961 में, इंडोनेशिया, इंडिया, सिलोन मतलब उस समय का श्रीलंका, ये सारे देश, बर्मा, ये सारे देश 1961, 1964 में एक देश लाओस, और फिर 1976 में 2 देश, 1979 9 देश इसमें आ चुके थे। क्योंकि ये समझ में आ गया था कि हम इनके साथ हम नॉन अलाइन रहेंगे। जो 3 देश नहीं आए थे वो इजराइल, साउथ कोरिया और चाइना। समझ में आता है आज की तारीख में वो हमें डांट रहा है, हम क्या करें? हमें नहीं, आपको अपनी आवाज उठानी है, क्योंकि आपने अपने लोकतंत्र को कमजोर किया है। इसलिए आपकी घिघी बंधी हुई है अमेरिका के सामने। रिलेटेड चीजें हैं। लोकतंत्र बचा रहेगा। मोदी जी को वोट दीजिए, अमित शाह को वोट दीजिए, जय शाह को वोट दीजिए, जय शाह के बेटे को वोट दीजिए, उन्हीं को रखिए, लेकिन लोकतंत्र बचा के रखिए। ये जो लोकतंत्र की चोरी हो गई, आज लोकतंत्र चोरी हो गया है। कोहिनूर इस देश से चोरी हुआ था, वापस आज तक नहीं ला पाए। लोकतंत्र चोरी हो जाएगा तो वापस लाने में हो सकता है सैकड़ों साल लगे। हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है, लोकतंत्र को वापस लाइए। लोकतंत्र मुश्किल समय में है। भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया को आज उसको रोशनी दिखा रहा है, राह दिखा रहा है। क्योंकि अगर भारत में लोकतंत्र खत्म हुआ तो ये मान लीजिएगा कि दुनिया एक बार फिर से वापस उसी मार्शल लॉ, उसी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। उसको रोकना फिर मुश्किल होगा। थैंक यू सो मच।